तो जो लोग नहीं सुने हैं वो एक बार फिर से सुन लें, फ़ोन साइलेंट कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने पूरा नहीं लिखा वो लोग थोड़ा स्टॉप करके सुन लें, एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद अगर बचा हुआ हो तो लिख लीजिएगा। बहुत लोग धीरे धीरे आते रहते हैं आराम से। अभी हम लोग ये 2022 का पेपर देख रहे थे, क्या पैटर्न रहता है। तो आप देख रहे हो कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। जरूरी नहीं कि डिट्टो यही क्वेश्चन दे दे, लेकिन ये आइडिया लग जा रहा है कि इस चैप्टर से इतना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले के भी क्वेश्चन किए हुए हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अभी हम लोग इस सम्स को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है, उसके बाद आएंगे कैलकुलेशन में। तो क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया होगा 2022 का ग्रुप बी का 7 का और नंबर क्वेश्चन है। एक थ्योरी भी है इसके साथ। तो आप अगर पेपर अच्छे से देखे होगे पैटर्न, तो आप समझ गए होगे कि एफएम में कितना थ्योरी आ रहा है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लें एक बार। द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स लिमिटेड इज एज फॉलोज। मिला। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग के इक्वल टू दिया हुआ है 17%, और इसका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है 5 लाख। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या बताया जाता है, एक कंपनी का टोटल कैपिटल जो लगा है उसमें किस सोर्स से कितना पैसा लगाया गया है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर हमारा लगाया गया है कितने का, 5 लाख का। प्रेफरेंस शेयर्स कितना लगाया है, 2 लाख का। डेप्ट को हम लोग लोन या डिवेंचर भी बोलते हैं, कभी कभी डिवेंचर लिखा रहता है। तो डेप्ट कितने का लगा है, 3 लाख का। क्लियर है, फिगर याद रखिएगा। नीचे और क्या मेंशन कर रहा है, द कंपनी विशेस टू इम्प्लीमेंट द एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट विथ कैपिटल आउटले ऑफ 5 लाख beside using available retain earning of rupees 1 lakh and the balance additional fund will be raised as follows। मतलब क्या हुआ लाइन का, कि कंपनी एक एक्सपेंशन प्लान कर रही है, थोड़ा सा बिजनेस यूनिट को बढ़ाना चाह रही है। वो बढ़ाने के लिए 5 लाख का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब ये 5 लाख का जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगेगा वो आएगा कहाँ से, तो उसमें मेंशन कर दिया कि 1 लाख रुपया उसके पास रिटेन अर्निंग है। रिटेन अर्निंग क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि अपनी प्रॉफिट से बचाया हुआ पैसा है। ठीक है, तो 5 लाख जो एक्स्ट्रा लगेगा उसमें 1 लाख तो मिल जा रहा है कंपनी को, अपने पास ही है रिजर्व का पैसा। और जो एडिशनल फंड है वो कहां से लेगा, तो नीचे बता दिया कंपनी रेस करेगा, इशू करेगा या लोन लेगा। तो नीचे बोला है डेप्ट इशू कर रहा है कितने का, 3 लाख का, और प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है कितने का, 1 लाख का। 5 लाख का आ जाएगा एडिशनल फंड। उसके बाद वो 5 लाख से अपना एक्सपेंशन स्कीम आगे मूव करेगा। ठीक है, आगे देखिएगा एक और इंफॉर्मेशन है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया है 20%, और हमसे पूछा क्या है, एज्यूमिंग दैट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल रिमेनिंग सेम। मतलब जो दिया हुआ है सम्स में स्टार्टिंग में वही हम लोगों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। और हम लोगों से पूछा क्या गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर 1, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर द इशू ऑफ फ्रेश सिक्योरिटीज। जो नया सिक्योरिटीज नीचे इशू किया था डेप्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वो इशू करने के बाद कंपनी का टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा है, कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इशू किया है उस एक्स्ट्रा वाले का अलग से कैलकुलेशन करना होगा, वो जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और तीसरा पॉइंट आपसे पूछा है, क्वेश्चन को 10 नंबर का तोड़ कर दिया है, 4, 4 और 2। तीसरे में आपसे पूछा कमेंट on the acceptance of the expansion plan if it is expected to give a return of 12%। मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो एक्सपेंशन प्लान कर रहा है कंपनी, ये एक्सपेंशन प्लान करे या ना करे। अगर मान लीजिए हम एक्सपेंशन करते हैं तो हमको 12% का रिटर्न मिलेगा। तो खाली ये देखकर कि 12% का रिटर्न मिलेगा, हाँ हाँ एक्सपेंशन कर लो, ऐसा नहीं बोल सकते।
हम लोगों को एक प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ती है, उसके बाद फिर हम लोग अपना कमेंट लास्ट में देते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग से देखिए पहला पॉइंट क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर द इशू ऑफ फ्रेश सिक्योरिटीज। जिन लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर किया है ठीक से, उसको ये पहला वाला पॉइंट तो बहुत इजी लगेगा, क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो बहुत डिफिकल्ट बना के दिया हुआ नहीं है। आप एक बार देख लीजिए, हम लोगों को टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो आकाश, हम लोगों को टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हर सिक्योरिटीज का दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक कॉस्ट और एक वेट। अब हमारे पास चार फंड है, इक्विटी शेयर है, रिटेन अर्निंग है, प्रेफरेंस शेयर है, डेब्ट है। तो चारों का आपके पास कॉस्ट होना चाहिए और चारों का वेट होना चाहिए। अगर ये आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप इजीली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लोगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखिएगा, मैंने इन सब का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। क्या क्या बोले, आपके पास चारों सोर्सेस का वेट होना चाहिए और चारों सोर्सेस का कॉस्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं? वेट निकालने का एक सिंपल तरीका है, ऊपर वाला फॉर्मेट अभी मत देखो, यहां से देखो। वेट निकालने का एक सिंपल तरीका आपको बताया गया है, इन्वेस्टमेंट इन पार्टिकुलर सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय टोटल फाइनेंस। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट कितना कितना किया है। हम लोग अगर अपना ये चार्ट देखते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड चारों का नाम लिख दिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना कितना है, 5 लाख का इक्विटी शेयर है, 1 लाख का रिटेन अर्निंग है जो बाद में दिया हुआ था, और प्रेफरेंस शेयर कितने का, 3 लाख का। पहले प्रेफरेंस शेयर कितना दिया हुआ है, 2 लाख, और बाद में बोला 1 लाख का और इशू करेगा, तो इशू करके कितना हो गया, 3 लाख का। और डेब्ट पहले दिया हुआ था 3 लाख का और बाद में इशू किया कितना, 3 लाख का, तो टोटल हो गया कितना, 6 लाख। आपके मन में प्रश्न आ सकता है, ये इशू वाला भी जोड़ जोड़ कर क्यों ले रहे हैं, है ना? तो मैं आपको याद दिला दूं, सम्स को आपने केयरफुली सुना नहीं। सम्स में लिखा हुआ था कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर इशूइंग फ्रेश सिक्योरिटीज। सुने, सम्स को केयरफुली पढ़िएगा। अगर वो बोलता बिफोर इशू ऑफ फ्रेश सिक्योरिटीज, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर में फंड दिया है वही लेते हैं, इशू वाला को इसमें जोड़कर नहीं लेते। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत केयरफुली ध्यान में रखनी पड़ती है। तो ये फंड हम लोग ले लिए सम से 5 लाख, 1 लाख, 3 लाख और 6 लाख, टोटल जोड़कर टोटल फाइनेंस कितना आ जा रहा है, 15 लाख। अब वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट इन पार्टिकुलर सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय टोटल फाइनेंस। आप देख लो कैलकुलेशन, अब आपको आगे का समझ में आएगा। वेट इन इक्विटी डब्ल्यू लिए 5 लाख है, डिवाइडेड बाई 15 लाख दिख रहा है, 0.33 आ रहा है, लिख दे यहाँ पे वेट W इक्वल टू अमाउंट बाई टोटल। दूसरा लिए वेट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस रिटेन अर्निंग, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, टोटल फाइनेंस कितना है, 15 लाख दिख रहा है। पॉइंट के बाद मैं 3 फिगर कंसिडर कर रहा हूँ। वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर WP बोल कर लिए हैं, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, टोटल फाइनेंस कितने का है, 15 लाख का, 0.2 आया। और लास्ट में वेट इन डेब्ट कितने का है, 6 लाख का, टोटल फाइनेंस 15 लाख का, कितना आ गया, 0.4। क्लियर है? अब हमको 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक वेट और एक कॉस्ट। तो वेट तो दिख गया आपको, इजी भी है। अब कॉस्ट लेते हैं, तो कॉस्ट देखिएगा सम्स में दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये सम्स में दिया हुआ था 17%। उसके बाद लिखे वेट ऑफ रिजर्व KR, यहाँ पे देखिएगा लाइन ध्यान से क्या लिखे हैं, KR इक्वल टू KE। जो रिजर्व का कॉस्ट होता है ना, वो वही लिया जाता है जो इक्विटी का होता है, तो वही ले लिए 17%। लेकिन यही आप कब लोगे, जब सम्स में मार्जिनल टैक्स रेट और कमीशन नहीं रहेगा। तो सम्स में ऐसा कुछ बोला नहीं था, इसलिए यहाँ लिख दिए देयर इज नो मार्जिनल टैक्स रेट एंड कमीशन। अगर सम्स में मार्जिनल टैक्स रेट और कमीशन होता तो हम लोग इसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, KR इक्वल टू KE विद इन ब्रैकेट 1 माइनस मार्जिनल टैक्स रेट और 1 माइनस कमीशन। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 मेरे मटेरियल का जाकर देखिएगा, उसमें CAPM मॉडल डिस्कस किए हैं, और CAPM मॉडल वाले क्वेश्चन में ही KE और KR का ये वाला पॉइंट भी डिस्कस किया हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है।
तो अभी क्या है, के ई मिल गया हमको, के आर मिल गया। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 14% दिया है सम्स में, और ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है वो हम डायरेक्ट लिख दें 8%। समझे, ये 8% कैसे लिखे हैं आपको यहाँ पर पूरा लाइन दिखा दे रहे हैं। देखिए इसका एक सिंपल फॉर्मूला लेते हैं, आई विद इन ब्रैकेट 1 माइनस टी। यहाँ पर टी का मतलब है कॉर्पोरेट टैक्स रेट, और सम्स में कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना परसेंट दिया था, 20%। मार्जिनल टैक्स रेट अलग चीज होता है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट अलग चीज है। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट यहां लिया जाता है केडी में, और वो सम्स में दिया हुआ था कितना, 20%। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट, डेब्ट का रेट दिया हुआ है 10, 1 माइनस 0.2 करोगे 20% के लिए, है ना। तो 1 माइनस 0.2 करके कितना आएगा, 0.8, और 0.8 का आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 8%। क्लियर है। अब आपको कॉस्ट सबका मिल गया और वेट सबका मिल गया, लिख दिया यहाँ पर, वेट दिख गया आपको, कॉस्ट दिख गया, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। ले लिए, मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा फिगर, थोड़ा एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ये जितना मल्टीप्लाई करके आया उसका समीशन निकाल दिए, वही आ गया मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये ए नंबर पॉइंट कंप्लीट हुआ जिसमें पूछा गया था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया, 12.783। अगर कोई पॉइंट के बाद 1 फिगर लेगा तो लिख देगा 12.8, ऐसा भी लिख सकते हैं, समझे। इस 8 को 1 जोड़कर तो इधर लिख ही सकते हैं 7 में, तो 12.8 भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर माइनर सा चेंज हो तो वहां कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप पॉइंट का कैलकुलेशन ले रहे हो, पॉइंट के बाद 2 फिगर कोई ले सकता है, 3 फिगर कोई ले सकता है, 4 फिगर कोई ले सकता है, तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। क्लियर है। अब सेकेंड वाला पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स मेरा वही है, चारों तरीका पूरा वही ले रहे हैं, अब उतना डिटेल नहीं लिखेंगे, अब जो मेन चीज है सिर्फ वही आपको यहाँ पर लिखनी है। सेम फॉर्मेट है। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या कर दिए, डैश, क्यों किए, क्योंकि इक्विटी तो कुछ इश्यू नहीं किया था ना, इक्विटी तो कुछ इश्यू नहीं किया था। फिर लिख दिया रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व तो अपना ही पैसा है, प्रॉफिट से बचाया हुआ रिटेन अर्निंग्स, तो उस पर भी मेरा कोई एडिशनल कॉस्ट लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो रिजर्व को भी क्या कर दिए, डैश। हमको मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए सिर्फ क्या चीज कंसिडर करना है कि एक्स्ट्रा मैंने कितना रेज किया है। 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कितना इशू किया था, 1 लाख, तो 1 लाख लिख दिए, और 10% डेब्ट, डेब्ट कितना रेज किया था, 3 लाख, 3 लाख लिख दिए। टोटल एडिशनल फंड कितना आ गया, 4 लाख। वेट निकालना आप देख लिए उधर, अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल, यहाँ बस टोटल के जगह हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, टोटल एडिशनल फंड, तो ज्यादा सही रहेगा, टोटल एडिशनल फंड। 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख करोगे 0.2 आएगा, और 3 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख करोगे 0.75 आएगा। क्लियर है। कॉस्ट जो है वो 14% और 8% यही वाला लेना है, वो सम्स में मेंशन किया था कि कॉस्ट जो है वो रिमेन सेम रहेगा, ले लिए। इसके बाद आप निकाल दीजिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मल्टीप्लाई कर दिए, 14 इंटू 0.25 3.5 आया, और 8 का 0.75 से किए कितना आया, 6। वही तरीका लिया जा रहा है, इसको जोड़कर वैल्यू क्या आ गई, 9.5, लिख दिया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा आ गया 9.5%। दिख रहा है आपको पूरी कैलकुलेशन। अब इसमें सी नंबर एक पॉइंट पूछा था, सी क्या पूछा था, कमेंट ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्सपेंशन प्लान इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव ए रिटर्न ऑफ 12%। अब हम लोग अपना कमेंट देंगे कि वो एक्सपेंशन प्लान कंपनी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप सोच के देखो, कंपनी जब एक्सपेंशन करने जा रही है तो उसका खर्चा लगेगा, और उसका कॉस्ट कितना परसेंट लग रहा है पता है, ये हम लोग निकालें। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि हम एक्स्ट्रा काम करेंगे तो मेरा एक्स्ट्रा कितना लगेगा, 9.5% खर्च, और वो एक्स्ट्रा काम करने से हम लोग कमाएंगे कितना, 12%। वो दिया है 3 नंबर पॉइंट में
कितना परसेंट कमाएंगे? 12%। तो आप बताओ 12% कमा रहे हो और 9.5% तुम्हारा खर्चा लग रहा है, तो ये प्लान हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। तो वही बात हम लोग यहाँ लिख देंगे। लिखिए पॉइंट नंबर सी। मार्जिनल कॉस्ट हमारा लेस देन है रिटर्न ऑन एक्सपेंशन, तो कंपनी को ये स्कीम इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए पूरा कैलकुलेशन। अगर डाउट हो फिर से एक बार पूछ लो। एक और बात बता दे रहे हैं, आप लोगों ने जो लोग केयर नहीं किए हो, एग्जाम का समय है आप लोग का, आप लोग पुराने क्वेश्चन देख लीजिएगा जरूर एक बार, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें ये सारा जो प्रोसेस है वो एकदम पुराना पैटर्न में है जितना हम लोग किए हैं, समझे? तो पुराने एक बार देख लीजिएगा, उसमें और भी नया नया वैरायटी था, आपका पूरा मैटर क्लियर रहेगा। अगर लिख लो पूरा, कोई डाउट आए फिर से एक बार पूछ लीजिए। थैंक यू।